ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग क्लास 12th के लिए। एक्चुअल वर्क को इनिशिएट करना, स्टार्ट करने का कार्य निर्देशन फंक्शन के द्वारा होता है। लक्ष्य जो बनाए गए हैं उनको शुरू करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए कार्य को तो शुरू करना पड़ेगा ना। निर्देशन कार्य का अर्थ केवल आदेश देना नहीं है। अगर मान लो कि वो गलत कार्य कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, समय पर नहीं आ रहा है, समय पर नहीं जा रहा है, ऐसे में क्या किया जाए, कैसे उसको अभिप्रेरित किया जाए। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की अगर मैं बात करूं तो हर एक मनुष्य क्या चाहता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज बहुत दिन से तुम लोग कह रहे हो कि वन शॉट वीडियो नहीं आ रहा है मैम, वन शॉट वीडियो नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो गई है, बिजनेस कैसे पढ़ें। तो यही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ मैं। वन शॉट वीडियो लेकर के आई हूँ और एक अच्छा नया चैप्टर, वो होगा आपका डायरेक्टिंग चैप्टर, निर्देशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग क्लास 12th के लिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग चैप्टर। तो आओ जल्दी से देख लेते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोगों को आज कवर करनी है। तो सबसे पहले निर्देशन यानी डायरेक्टिंग की परिभाषा क्या होती है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, निर्देशन क्या है, प्रबंध का एक कार्य है। कौन सा कार्य, कितने नंबर पे आता है बताइए। पहला आता है आपका नियोजन, दूसरा होता है संगठन और तीसरा होता है नियुक्तिकरण, चौथा होता है निर्देशन। यानी 4th नंबर का जो फंक्शन यानी कार्य है वो है निर्देशन, डायरेक्टिंग। निर्देशन की विशेषताएं, महत्व और तत्व हम लोग देखेंगे। ठीक है, निर्देशन के तत्व में से जो सबसे पहला तत्व है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन और सोपान विचारधारा मोटिवेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग निर्देशन के ही तत्व में नेतृत्व देखेंगे यानी लीडरशिप, कम्युनिकेशन, संप्रेषण और संप्रेषण में आने वाली जितनी भी बाधाएं होती हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आओ निर्देशन अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चीज को स्टार्ट करने से पहले ये जानो कि निर्देशन डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान गए कि ये प्रबंध का एक कार्य है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें एक प्रबंधक करता क्या है। प्रबंधक तो हम पहले भी जान चुके हैं कि प्रबंध क्या है, लोगों से काम कराने की कला है। ठीक है, तो प्रबंधक लोगों यानी कर्मचारियों से निर्देशन के माध्यम से ही कार्य को करवाता है। तो कहीं ना कहीं निर्देशन जो है वो प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य हो रहे थे उससे मुख्य कार्य की शुरुआत, स्टार्टिंग नहीं हुई थी। यानी कार्य की शुरुआत निर्देशन कार्य के द्वारा ही होती है। किसी संगठन में जो भी वर्कर कार्य करते हैं उसकी शुरुआत करने के लिए ही निर्देशन कार्य किया जाता है। तो एक्चुअल वर्क को इनिशिएट करना, स्टार्ट करने का कार्य निर्देशन फंक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि निर्देशन की परिभाषा क्या है। इसकी जो विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो क्या है। तो अर्नेस्ट डेल के शब्दों में मैं बात करूं तो लोगों को बताना कि वे क्या करें, लोगों को यानी एम्प्लॉइज को बताना कि उन्हें क्या करना है और यह देखना कि उसे वो अपनी पूरी योग्यता के अनुसार करें। यानी जो भी उनकी एबिलिटी है, जो भी उनकी कैपेसिटी है, जो भी उनकी योग्यता है उसके अनुसार सही से वो कार्य करें। ठीक है, इसको देखना यानी पर्यवेक्षण करना क्या है, निर्देशन है। इसके अलावा निर्देशन में क्या किया जाता है, बताया जाता है यानी गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, ये कैसे होगा, कम्युनिकेशन के द्वारा होगा, संप्रेषण के द्वारा होगा, नेतृत्व के द्वारा होगा, लीड किया जाता है, प्रबंधक के द्वारा नेतृत्व किया जाता है कर्मचारियों का और उनके साथ एक अभिप्रेरणा विकसित की जाती है यानी एक मोटिवेशन दिया जाता है यदि वो अच्छा कार्य करते हैं तो, और यदि वो अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो ऋणात्मक तरीके से अभिप्रेरित करके कार्य करवाया जाता है। तो निर्देशन एक जटिल कार्य है जिसमें अधीनस्थों को कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रोत्साहित, एनकरेज करने की दृष्टि से किए जाने वाले सभी काम शामिल होते हैं, ऐसा कहा है कुंट्स एंड ओडोनेल ने। ठीक है, यानी एक तरह से
कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना अभिप्रेरणा के माध्यम से, संप्रेषण स्थापित करना ताकि कार्य अच्छे से हो सके और कर्मचारियों को कोई समस्या अगर हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा पर्यवेक्षण करना कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेतृत्व करके उसको सॉल्व करना, लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही क्या है, निर्देशन है। तो निर्देशन का संबंध उन कदमों से है, उन स्टेप्स से है जो प्रबंधक अपने अधीनस्थों तथा अन्य लोगों से योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए उठाता है। यानी वो सारे कार्य जो प्रबंधक कर रहा है, किसी योजना, किसी प्लानिंग, किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो सारे कार्य क्या हो जाएंगे, निर्देशन के अंदर आएंगे, जिसमें एक्चुअल वास्तविक कार्यों का निष्पादन सही तरीके से हो सके और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। तो बेटा हम समझ गए कि अर्थ क्या हो गया। अर्थ अगर हमें निकालना हुआ तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे अर्थ बताना ही पड़ गया तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन क्या है भाई। यहाँ पर देखो, निर्देशन को हम यहाँ पर समझा सकते हैं। निर्देशन में 4 तत्व निहित होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो हो गया पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। एक प्रबंधक निर्देशन के अंदर पर्यवेक्षण करता है कि कार्य सही से वर्कर एम्प्लॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या करता है भाई? अभिप्रेरण करता है। अभिप्रेरण करता है यानी उनको बताता है, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मोटिवेट करता है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बहुत सारे अभिप्रेरण के तरीकों के द्वारा उन्हें मोटिवेट करता है ताकि उनका कार्य करने की इच्छा जो है अच्छी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोगों का नेतृत्व का कार्य भी एक प्रबंधक करता है निर्देशन के अंदर ही, यानी उनके व्यवहारों में, लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन लाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, संप्रेषण का कार्य भी निर्देशन के अंदर ही किया जाता है। तो हमने ये पाया कि पर्यवेक्षण, सुपरविजन, ठीक है, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, ठीक है, नेतृत्व यानी लीडरशिप, और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ये सारे कार्य, ये सारे तत्व निर्देशन कार्य में निहित होते हैं, पाए जाते हैं, और इनके माध्यम से क्या किया जाता है? वास्तविक कार्य की शुरुआत, या इसको शुरुआत न करके अच्छे से आरंभ लिखो, आरंभ की जाती है किसी संगठन में, किसी संगठन में। ठीक है, तो वास्तविक कार्य का आरंभ जो है वो निर्देशन के माध्यम से ही संभव होता है। ठीक, तो निर्देशन कितना महत्वपूर्ण कार्य है ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो बेटा, यहां पर हमने परिभाषाएं देख ली थी, अर्थ समझ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे विशेषताओं की कि निर्देशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
तो देखो बच्चा, विशेषताएं अक्सर पूछी जाती हैं और विशेषताओं के आधार पर ही आप महत्व बताते हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट का बिजनेस में। तो निर्देशन कार्य को प्रारंभ करता है, यही तो मैंने आपको बताया कि निर्देशन कार्य के द्वारा ही संगठन में जितने भी कार्य हैं उनका प्रारंभ, उनका आरंभ, उनका इनिशिएशन होता है। यानी निर्देशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी प्रबंधक का, या प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से ही एक्चुअल यानी वास्तविक कार्यों को शुरू करता है, स्टार्ट करता है। अभी क्या कर रहे थे नियोजन में? नियोजन में केवल सोच रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ठीक है। उसके बाद नियोजन करने के बाद हमने क्या किया? संगठन किया। संगठन में भी क्या हुआ? पदों का निर्माण हुआ, संगठनात्मक संरचना का निर्माण किया गया, अधिकार और कर्तव्य की स्थापना की गई, बांटा गया लोगों में कार्यों को पदों का निर्माण के माध्यम से। तो अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ, संगठन के लक्ष्य जो बनाए गए थे नियोजन में उनको पूरा करने के लिए अभी कुछ स्टार्टिंग नहीं हुआ। तीसरे में हमने क्या किया? जो पद बना लिए गए थे उनको भरा नियुक्तिकरण के माध्यम से, यानी मानव संसाधन का प्रबंधन किया। अब लक्ष्य जो बनाए गए हैं उनको शुरू करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए कार्य को तो शुरू करना पड़ेगा ना, और कार्य को शुरू करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, यानी लोगों को गाइड करने की आवश्यकता होती है, लोगों को बताने की आवश्यकता होती है कि कार्य क्या है, कैसे करना है, और उनको अभिप्रेरित करने की जरूरत पड़ती है कि वो कार्य सही तरीके से करें, कार्य करने की इच्छा को जागृत करने की जरूरत पड़ती है, नेतृत्व करने की जरूरत पड़ती है, लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ती है ताकि कार्य हो सके। और प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से ये सब किया जाता है। तो कहीं ना कहीं निर्देशन कार्य को शुरू करता है, ठीक है। तो दूसरे कार्य एक आधार तैयार करते हैं और ये कार्य का निर्धारण करते हैं, अर्थात कार्य को कैसे किया जाना है, परंतु निर्देशन के कार्य के द्वारा प्रारंभ करता है कार्य को। निर्देशन कार्य ही किसी संगठन में कार्य को प्रारंभ करता है, या गतिशीलता प्रदान करता है, या दिशा निर्देश देता है। प्रबंधक संगठन में कार्य आरंभ करते हैं निर्देशन के माध्यम से। इसके बाद देखो बेटा, इसमें है सेकंड जो इसका विशेषता है वो है निरंतर कार्य, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। निर्देशन तब तक होता रहेगा जब तक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है। निर्देशन की आवश्यकता तब तक होती रहती है, या निर्देशन दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि एक लक्ष्य या एक कार्य पूरा हो गया तो निर्देशन खत्म हो गया, नहीं। दूसरा कार्य होगा संगठन में, फिर निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर लोगों को देखना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा, लोगों को संप्रेषण करना पड़ेगा उनके साथ। तो निर्देशन कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जब तक संगठन चल रहा है तब तक निर्देशन की आवश्यकता बनी रहेगी, ठीक है। तो निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया है। केवल आदेश और दिशा निर्देश जारी करने के बाद एक प्रबंधक आराम नहीं कर सकता है, बल्कि क्या करना पड़ेगा? उसे लगातार अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनके साथ संचार करना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा ताकि कार्य चलता रहे, ठीक है। तो पर्यवेक्षण और अभिप्रेरण करना पड़ता है समय समय पर, और उसे लगातार यह निश्चित करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं कि आदेशों और निर्देशों का उचित रूप से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और जब एक कार्य समाप्त होता है ठीक है, जब एक कार्य पूर्ण होता है तो अन्य कार्यों के लिए पुनः निर्देशन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्देशन क्या है? एक
निरंतर कार्य है। जब तक संगठन जीवित है, जब तक संगठन में प्रबंधन जीवित है, तब तक निर्देशन एक प्रबंधक करता रहेगा, कार्यों की पूर्ति होती रहेगी और अगला नया कार्य, नया लक्ष्य आता रहेगा। इसके बाद देखो बेटा, इसमें जो तीसरा विशेषता है निर्देशन की, वो है निर्देशन प्रत्येक स्तर पर होता है। प्रत्येक स्तर पर यानी हर एक स्तर पर जितने भी प्रबंधक कार्य कर रहे हैं किसी संगठन में, हर एक स्तर पर, यानी उच्च स्तर हो, उच्च स्तर, टॉप लेवल के मैनेजर्स हों, वो सब भी क्या करेंगे, निर्देशन करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। किसको करते हैं? मध्य स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको। और मध्य स्तर क्या करता है? वो भी निर्देशन करता है जो लोअर लेवल पर कार्य कर रहे हैं प्रबंधक उनको, यानी निम्न स्तर वाले प्रबंधकों को। और निम्न स्तर का प्रबंधक तो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो निर्देशन का कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे कौन लोग हैं? उसके नीचे हैं कर्मचारी लोग, यानी वर्कर। तो वर्कर को प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? गाइड करने पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। तो निम्न स्तर का प्रबंधक तो निर्देशन का कार्य पर्यवेक्षण के माध्यम से ज्यादा करता है। तो हर एक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो निर्देशन एक व्यापक कार्य है, क्योंकि प्रबंधकों द्वारा सभी स्तरों पर और सभी स्थितियों में इसका निष्पादन किया जाता है। प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ को से काम करवाने के लिए उनका मार्गदर्शन, अभिप्रेरण और उनके साथ संप्रेषण करना पड़ता है। और उनके साथ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जिससे कि निर्देशन होता है। और निर्देशन में लगने वाला समय प्रबंध के क्रियात्मक स्तर पर लगने वाले समय की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ को निर्देशन देते रहते हैं। जैसे उच्च स्तर मध्य स्तर को, मध्य स्तर पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो निम्न स्तर पर कार्य करने वाले को क्या करेंगे? निर्देशन देते रहते हैं। और निम्न स्तर पर जो भी लोग हैं वो अपने से नीचे जितने भी वर्कर हैं उनको निर्देशन देते रहते हैं। फिर क्या है? निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। बेटा ऊपर से नीचे की ओर, यानी ये फ्लो होता है प्रवाह का। भाई अधिकारी जो है वो क्या करता है? अधिकारी ही क्या करता है? निर्देशन करता है। किसका? अधीनस्थ का। अधीनस्थ का। कैसे करता है? अधिकारी क्या करता है? कार्यों को सौंपता है, अधिकारों को देता है अधीनस्थ को, ताकि वो कार्य कर सके। तो एक अधिकारी क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करता है किसका? अधीनस्थों का। कैसे कार्य करना है उनको क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार देता है। ठीक है, उनके साथ संचार करता है यानी कम्युनिकेशन करता है। उनका नेतृत्व करता है यानी उनको लीडरशिप देता है। ये सब क्या है? ये किस प्रभाव में हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर, यानी एक अधिकारी अपने अधीनस्थ के कार्यों को करने के लिए मार्गदर्शन, अभिप्रेरणा, संचार, लीडरशिप, ये सारे कार्य कर रहा है। तो इसका प्रवाह यानी निर्देशन का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, ये प्रगति अभिमुख प्रक्रिया है, यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। कैसे भाई? निर्देशन कार्य निष्पादन के लिए, कार्य निष्पादन अच्छे से हो, अच्छे से हो सके, इसके लिए किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं निर्देशन के माध्यम से एक जो प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थों को, अपने कर्मचारियों को जो उनका कार्य है उसके निष्पादन में सुधार ला सकता है। कहीं ना कहीं बेटा अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा के द्वारा एक व्यक्ति क्या होता है? प्रोत्साहित होता है। अभिप्रेरणा द्वारा या मोटिवेशन द्वारा व्यक्ति क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए, क्योंकि उनका जो कार्य करने की इच्छा है ना
कार्य करने की जो इच्छा है वो अभिप्रेरणा के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। ठीक, कार्य करने की इच्छा जो है वो बढ़ाई जा सकती है किसके माध्यम से? अभिप्रेरणा के माध्यम से। तो निष्पादन में सुधार लाने के लिए या प्रगति अभिमुख है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है निर्देशन। निर्देशन एक प्रगति अभिमुख कार्य है। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य निष्पादन, ठीक है, निष्पादन में सुधार लाना होता है और कुशलता लाना होता है। निर्देशन योजनाओं को निष्पादन में परिवर्तित करता है। जो भी लक्ष्य बनाए गए थे वो लक्ष्य पूरे हो सके, इसके लिए निर्देशन कार्य करता है। और साथ ही साथ निर्देशन कार्य संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति व्यक्तियों के कार्य निष्पादन को निर्देशित करता है, ताकि जो भी संगठन के गोल लक्ष्य बनाए गए हैं वो सही दिशा में जाएं और पूरे हों। इसके लिए क्या करता है? निर्देशन सारे कार्य करता है। अगर एक व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा, ठीक है, उसको कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी, वो कुछ बेनिफिट्स इंसेंटिव्स अगर उसको ना मिल रहे हों, तो कोई व्यक्ति मन लगाकर कार्य नहीं करेगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि कैसे कार्य करना है, यानी मार्गदर्शन ही नहीं है, तो वो व्यक्ति सही से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि प्रॉपर तरीके से संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो वो उस समस्या को कहाँ किससे बोले, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी तरीके से अगर प्रगति करनी है किसी संगठन की तो निर्देशन प्रभावी होना चाहिए, निर्देशन अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद देखो बेटा, मानवीय तत्व, ह्यूमन एलिमेंट होता है निर्देशन में। क्यों? क्योंकि लोगों से कार्य करवाना ही प्रबंध है और निर्देशन में लोगों का ही एक तरह से क्या करना है, लोगों से कार्य करवा रहे हैं, यानी निर्देशन तो कहीं ना कहीं मानवीय तत्वों से पूरी तरह से प्रभावित होता है। देखो बच्चा, निर्देशन कार्य में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मानव व्यवहार का अध्ययन करके उनको परिवर्तित किया जाता है। किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? अनुकूलतम रूप में, यानी वो संगठन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, संगठन को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने के लिए आगे बढ़े। नेतृत्व यानी लीडरशिप के माध्यम से एक लीडर जो कि प्रबंधक होता है वो अपने कर्मचारियों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने की क्षमता रख सकता है। और हम सब जानते हैं कि निर्देशन में क्या होता है? नेतृत्व समाहित होता है। तो कहीं ना कहीं निर्देशन के माध्यम से प्रबंधक चाहे तो जितने भी एम्प्लॉय उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण में, उनके सोचने के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मानवीय तत्वों से संबंधित होता है निर्देशन और मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित होता है, जिसमें मानव के व्यवहारों में परिवर्तन ला करके उन्हें श्रेष्ठ तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम लोग कुछ महत्व निकाल करके देख सकते हैं किसके? निर्देशन के। तो देखो बेटा, निर्देशन का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस जो है वो है क्रिया की शुरुआत करना। मैंने पहले भी बोल दिया था, बता दिया था आप लोगों को कि निर्देशन ही वो कार्य है जिससे संगठन में कार्यों की आरंभ होता है, कार्यों का प्रारंभ होता है। तो इसी विशेषता के माध्यम से आप एक महत्व निकाल सकते हैं। कैसा महत्व? क्रिया की शुरुआत करना। कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, कोई भी प्रक्रिया निर्देशन के माध्यम से ही शुरू की जा सकती है। तो संगठन में कर्मचारी केवल तभी काम आरंभ करते हैं जब वे अपने अधिकारियों से सूचनाएं और निर्देश प्राप्त करते हैं। तो निर्देशन के माध्यम से निर्देशन कार्य में अधिकारी संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कर्मचारियों के कार्यों को निर्देशित करते हैं। और यदि निर्देशन कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक सही तरीके से किया जाए तब इसका परिणाम निर्देश की एकात्मकता यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखने को मिलेगा। सभी लोग, जितने भी कर्मचारी लोग हैं, वो संगठन के लक्ष्यों के प्रति एक दिशा में जाएंगे, यानी उनको पूरा करने में ही सारा का सारा अपना बल, जितनी शक्ति है, जितने एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, वो लगाएंगे। तो निर्देशन के माध्यम से ही कार्यों की शुरुआत होती है। फिर क्या है? श्रमिकों के प्रयासों का एकीकरण करना। भाई हमने यही चीज तो अभी डिस्कस की थी
हमने यहाँ पर बताया कि अभी निर्देशन के माध्यम से कार्यों की शुरुआत होती है, कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, मार्गदर्शन मिल जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें कैसे कार्य को करना है। ठीक है, अब यहाँ पर श्रमिकों के प्रयासों का एकीकरण करना, बेटा हम सब जानते हैं कि ये मान लीजिए संगठन है, सपोज करो कि ये एक संगठन है और इस संगठन का एक उद्देश्य होगा, है ना, इस संगठन का एक उद्देश्य या लक्ष्य होता है और इस संगठन में बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे छोटे क्या हो, कर्मचारी लोग हो सकते हैं जिनका अपना कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य या उद्देश्य होता है, अर्निंग के लिए आते हैं, कुछ प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, कुछ बहुत सारे लक्ष्य आवश्यकताएं होती हैं इन सारे लोगों की जो संगठन को मिलकर के बना रहे हैं। संगठन क्या होता है, लोगों का समूह होता है ना, तो लोगों से मिलकर ही कोई संगठन बनता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है और इस संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। ये लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब जितने लोग कार्य कर रहे हैं, ये जितने लोग कार्य करते हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लग जाएं। ठीक है, उनको दिशा मिल जाए, एक मार्गदर्शन मिल जाए कि आपको सारा का सारा कार्य इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करना है। तो ये जो लोगों को कैसे लाया जा सकता है, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है भाई, लोगों को हम अभिप्रेरित करके उनके साथ कम्युनिकेशन करके, ठीक है, उनको गाइड करके, ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं निर्देशन के, उसके माध्यम से जितने भी प्रयास होते हैं उन प्रयासों को एक दिशा दी जा सकती है, एक बताया जा सकता है कि ये आपका दिशा है, इसी में कार्य करना है जितने भी पर्सन हैं। ठीक, तो निर्देशन के माध्यम से सभी व्यक्तियों के प्रयासों को एक दिशा दी जाती है और वो दिशा होती है उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति करना। ठीक, तो संगठन में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न कार्य पदों पर कई कर्मचारी कार्य करते हैं और कर्मचारी अपने अधिकार के स्तरों में और सौंपे गए कार्य के प्रकार में विभिन्न हो सकते हैं, परंतु सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं क्योंकि वे एक संगठन का एक भाग होते हैं, एक हिस्सा होते हैं, संगठन के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जब कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे होते हैं तब उनके प्रयत्न एकीकृत किए जाते हैं और वे केवल निर्देशन के कार्य की सहायता से ही प्रयासों का एकीकरण हो पाएगा। ठीक, सबके प्रयासों को एक दिशा तभी मिल पाएगी जब निर्देशन सही तरीके से किया जाए, जब नेतृत्व, अभिप्रेरणा, कम्युनिकेशन ये सब सही तरीके से लोगों के साथ बैठाया जाए, तभी लोग उद्देश्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे एक दिशा में। अभिप्रेरणा का के साधन, भाई ये एक और हम देख रहे हैं कि महत्व है अभिप्रेरणा के साधन। इसमें क्या है, निर्देशन कार्य का अर्थ केवल आदेश देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्ट कर दिया, ऑर्डर दे दिया, ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे काम होना चाहिए, इतने घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। सिर्फ ये बताना, ये कहना या कमांड या ऑर्डर या आदेश देना ही निर्देशन नहीं है, बल्कि निर्देशन में क्या करते हैं, निर्देशन कार्य का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, परंतु निर्देशों और सूचनाओं द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को उनकी श्रेष्ठ योग्यता तक निष्पादन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। यानी अभिप्रेरणा का साधन होता है निर्देशन। कार्यों की इच्छा बढ़ाता है निर्देशन, लोगों के मध्य कार्य करने की इच्छा, यानी उनका मोराल जिसे कहते हैं, कार्य करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा, निर्देशन के द्वारा। कैसे, अभिप्रेरणा के द्वारा। जैसे किसी व्यक्ति ने कार्य किया, उसको कैबिन में बुला करके प्रबंधक बोले कि आपको हमने ये कार्य सौंपा था और आपने इतने घंटे में बड़े अच्छे तरीके से ये कार्य कर दिया, आपका कार्य बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, कई सालों से आपका काम मैं देख रहा हूं और आपका काम बहुत अच्छा है।
इतने शब्द ही बोल देना, इतनी बातों को कह देना ही उस व्यक्ति के लिए क्या है, अभिप्रेरणा का कार्य करेगी, मोटिवेट होगा वो व्यक्ति और अच्छा करने के लिए आगे। तो निर्देशन के माध्यम से कहीं ना कहीं व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है और अभिप्रेरणा निर्देशन का बहुत महत्वपूर्ण तत्व होती है। तो निर्देशन कार्य सद्व्यवहार की भावना का विकास करता है और कर्मचारियों को उनकी श्रेष्ठ योग्यता तक निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा महत्व है निर्देशन कार्य का, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्देशन के माध्यम से एक व्यक्ति की श्रेष्ठ योग्यता निकल करके बाहर आती है। एक व्यक्ति अपना सबसे अच्छा कार्य कर सकता है यदि वो सही तरीके से निर्देशित यानी मोटिवेट होगा, अगर तो अभिप्रेरणा के माध्यम से। ठीक, अब देखिए बेटा, जो फोर्थ इंपॉर्टेंस या महत्व है वो है स्थिरता और संगठन में संतुलन लाता है क्या, निर्देशन। स्थिरता, बैलेंस और संगठन में संतुलन, ठीक है, लाने का जो कार्य है वो निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। निर्देशन कार्य संगठन में संतुलन यानी बैलेंस बनाने का प्रयत्न करता है। प्रायः कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे होते हैं और वे विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करते हैं और उनके दृष्टिकोणों के बीच संतुलन निर्देशन के माध्यम से बनाया जा सकता है। बेटा, आप सब जानते हैं कि किसी संगठन में कई विभिन्न कर्मचारी लोग कार्य करते हैं। विभिन्न अपेक्षाओं यानी अपनी अपनी आवश्यकताओं के कारण वो जुड़ते हैं किसी संगठन के साथ। उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं, नीड, डिजायर होती हैं, हित होते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी कर्मचारी बहुत ज्यादा सैलरी की डिमांड करने लगते हैं। कुछ कर्मचारी चाहते हैं कि उनको मान, प्रतिष्ठा, रिकॉग्नाइजेशंस, ये सारी चीजें मिलें। तो हर एक कर्मचारी की एक विशिष्ट हित या इच्छाएं हो सकती हैं। निर्देशन के माध्यम से उन सारी आवश्यकताओं या विभिन्न कर्मचारी जितने भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनकी जो जो इच्छाएं हैं, जो जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए, संगठन के हित को सर्वोपरि करते हुए व्यक्तिगत हितों को पूर्ति की जाती है निर्देशन के माध्यम से। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पर जैसे विक्रयकर्ता अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कीमत को कम करने पर बल दे सकते हैं। कोई विक्रयकर्ता है, कोई सेल्समैन है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि विक्रयकर्ता कह रहा है कि सेल्स पर्सन कह रहा है कि अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए हमें कीमत में कमी करनी चाहिए, जबकि उच्च अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो कमी के विरुद्ध हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं, कमी करेंगे तो फिर हमारा जो सेल्स का जो टारगेट है वो कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सेल्स प्राइस में कमी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि यह कुल आय को कम कर देगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक, तो निर्देशन कार्य विक्रय वृद्धि के साधनों और ढंगों का पता लगाने के लिए विक्रयकर्ता को सूचना दे करके और उनका मार्गदर्शन करके दोनों के दृष्टिकोण को संतुलन करने का प्रयत्न करेगा। तो बेटा, यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी गई है कि निर्देशन के माध्यम से सूचना एक प्रबंधक अपने उस विक्रयकर्ता को देगा और ये कहेगा कि आप इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकालते हैं जिसमें कीमतों में ज्यादा कमी भी ना करनी पड़े और आपका जो विक्रयकर्ता का जो सेल्स का जो टारगेट है, ऑर्डर जो है वो भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो फिर उनका मार्गदर्शन करने का काम कौन कर रहा है, निर्देशन के माध्यम से एक प्रबंधक, एक उच्च अधिकारी विक्रयकर्ता का मार्गदर्शन करेगा और दोनों के दृष्टिकोण को संतुलन करने का प्रयत्न किया जाएगा निर्देशन प्रक्रिया के माध्यम से। कभी कभी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच भी दृष्टिकोण का अंतर हो जाता है, बिल्कुल होता है। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और जो कर्मचारी है जिसे हम एम्प्लॉय कह रहे हैं, उन दोनों के सोचने के ढंग में काफी अंतर होता है। नियोक्ता अपने बारे में, अपने संगठन के बारे में ज्यादा सोचेगा, संगठन के लाभ के बारे में। कर्मचारी क्या चाहेंगे, बोनस वृद्धि चाहेंगे, सैलरी में वृद्धि चाहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं संतुलन की समस्या आएगी, है ना। तो दोनों के बीच के दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है। यहाँ निर्देशन कार्य कर्मचारियों को यह निर्देश दे करके कि उनके हित
और संगठन के हित समान दिशा में जाएं, ऐसा करके क्या कर सकता है, लोगों के प्रयासों में एकत्रीकरण ला सकता है। तो संतुलन का सृजन करता है और उदाहरण के लिए कर्मचारी अधिक आय चाहते हैं और संगठन क्या चाहता है, वो अधिक उत्पादन चाहता है जिससे कि लाभ अधिक हो सके। तो कर्मचारी अधिक उत्पादन करके अधिक कमा सकते हैं, ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसा प्रबंधक ने कह दिया कि आपका बोनस या प्रति इकाई जो आपको वेतन मिल रहा है उसमें वृद्धि तभी की जाएगी जब प्रति इकाई उत्पादन में आप वृद्धि कर पाएंगे इतने समय में। तो इस प्रकार से एक बीच का रास्ता निकाल करके आसानी से प्रबंधक क्या कर सकता है, संतुलन बैठा सकता है लोगों यानी व्यक्तिगत हित में और संगठन के हित में। ठीक है, तो स्थिरता और संगठन में संतुलन बैठाने का मुख्यतः कार्य निर्देशन के माध्यम से ही किया जाता है। परिवर्तन की सुविधा देना, परिवर्तन की सुविधा देना कैसे, मतलब भाई यहां पर क्या है कि कर्मचारी क्या करते हैं, हम सब जानते हैं कि संगठन क्या है, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में रन कर रहा है, गतिशील वातावरण में कार्य कर रहा है और गतिशीलता की वजह से एक संगठन का जो आंतरिक वातावरण है, जैसे कर्मचारी हो गए, नीतियां हो गई, नियम हो गए, इनमें भी लगातार परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। लेकिन संगठन में कार्य करने वाले जो कर्मचारी लोग हैं वो परिवर्तन के प्रति क्या करते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं। वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं सेफ तरीके से, उसी तरीके से अपने कंफर्ट जोन में रह करके कार्य करना चाहेंगे। लेकिन परिवर्तन को अपनाना और खुद को ढालना भी जरूरी है क्योंकि ये व्यवसाय का वातावरण कह रहा है। तो ऐसी दशा में निर्देशन कार्य के द्वारा एक प्रबंधक बहुत अच्छे से नेतृत्व के माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से, प्रभावी संचार के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला करके उनको परिवर्तन के लिए तैयार कर सकता है। जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अब कार्यों को करना, लेखा विधि और जो रजिस्टर मेंटेन करके पुरानी पद्धति से, पुराने मेथड से जो कार्य हो रहे थे उनको बंद कर देना और नए तरीके से यानी कंप्यूटर के द्वारा डाटा को फीड करके लोगों को थोड़ा तकनीकी समृद्ध बना करके कार्यों को करवाना आज की डिमांड है, आज की नीड है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब परिवर्तन लाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा ताकि वो परिवर्तन के लिए हिचकिचाएं नहीं और परिवर्तन को स्वीकार करें। क्योंकि तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं व्यावसायिक वातावरण में और इस परिवर्तन के अनुसार हर एक संगठन को भी परिवर्तन को अपनाना होगा अपने आंतरिक वातावरण में और परिवर्तन को अपनाने के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है ताकि परिवर्तन में अपनाया जा सके या परिवर्तन की सुविधा हो सके। अब हम लोग बात करेंगे निर्देशन के तत्व की। निर्देशन के मुख्य 4 तत्व या अंग होते हैं। तो निर्देशन के तत्व अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चा, निर्देशन के बेसिकली 4 तत्व होते हैं, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, संप्रेषण और नेतृत्व। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि एक एक तत्व क्या है। पर्यवेक्षण को क्या कहते हैं, सुपरविजन भी बोलते हैं, सुपरविजन। ठीक है, इसके बाद अभिप्रेरण को क्या कहते हैं, मोटिवेशन भी बोलते हैं, मोटिवेशन, यानी किसी कार्य को करने की इच्छा को जागृत करना। संप्रेषण को कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन या संचार, और नेतृत्व को लीडरशिप भी कहते हैं, लीडरशिप। ठीक है, तो ये एक जो तत्व हैं, एक एक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और निर्देशन में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं निर्देशक यानी डायरेक्टर के द्वारा। तो देखो बेटा, ये जो चारों तत्व है, इसी तत्वों को मिलकर के निर्देशन बनता है या डायरेक्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक एक तत्व की। तो सबसे पहले आएगा सुपरविजन या पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण क्या होता है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं।
पर्यवेक्षण देखो बेटा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सुपर प्लस विजन। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो सुपर प्लस विजन, और अगर अंग्रेजी में हिंदी में बात करें तो पर प्लस वेक्षण या अन्वेक्षण भी कह सकते हैं इसको, अन्वेक्षण, परि धन अन्वेक्षण। इसका मतलब क्या हो गया, परि का मतलब यहां पर हो गया पूर्ण, पूर्णतः, ठीक है, परि का मतलब हो गया पूर्ण, और अन्वेषण का मतलब हो गया देखना, यानी पूरी तरीके से देखना, किसको, कार्यों को जो कर्मचारी लोग कर रहे हैं, जो कर्मचारी लोग या एम्प्लॉय लोग कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों का अन्वेषण करना, कार्यों को देखना कि वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। कौन देखेगा, सुपर, सुपर का मतलब यहां पर क्या हो गया, अधिकारी गण हो गया, ठीक है, अधिकारी लोग अपने अधीनस्थों के कार्यों को क्या करते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, उनको देखते हैं कि वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सुपरविजन या पर्यवेक्षण एक ऐसा तत्व है निर्देशन का जिसमें अधिकारी या जो सुपरवाइजर है, जो अन्वेषण कर रहा होता है किसी कर्मचारी के कार्य का, कि कार्य सही तरीके से दिशा निर्देश के द्वारा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कार्य में क्या करते समय कोई परेशानी आ रही है तो उसका कारण क्या है, मार्गदर्शन करने का कार्य कहीं ना कहीं सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण में किया जाता है। तो पर्यवेक्षण का अर्थ है कर्मचारियों को सूचना देना, उनका मार्गदर्शन का कार्य करना, निर्देशन उनको देना, उनका अवलोकन करना यानी उनके कार्यों को देखना कि जब वे संगठन में कार्यों का निष्पादन कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, उस वक्त वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहां गलतियां हो रही हैं उनको क्या करना, मार्गदर्शित करना, ताकि डायरेक्ट करना कि वो सही से कार्य कर सकें, ठीक है। पर्यवेक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिंदी में अगर मैं बात करूं परि और अन्वेषण या अवेक्षण, ठीक है, तो दो शब्दों का ये मिश्रण होता है। परि का अर्थ होता है पूर्णतः, कंप्लीटली, और अन्वेषण का अर्थ होता है निरीक्षण करना या देखना या देखभाल करना, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो पर्यवेक्षण का अर्थ हो गया कर्मचारियों की क्रियाओं का पूर्णतः निरीक्षण करना या देखना कि कार्य सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद है जो सेकंड तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है अभिप्रेरण या कार्य करने की इच्छा जागृत करना श्रमिकों में, कर्मचारियों में। निर्देशन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। अभिप्रेरण का मतलब होता है कार्य करने की इच्छा को जागृत करना कर्मचारियों के अंदर, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, मोटिवेशन के माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से किया जा सकता है। किस प्रकार से, हम सब जानते हैं कि जितने भी कर्मचारी, जितने भी लोग किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ नीड होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, और ये अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए कार्य करते हैं। तो एज अ डायरेक्टर या प्रबंधक के रूप में एक प्रबंधक का ये कार्य होता है कि वो इन लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहचान करके उनको पूरा करते हुए लोगों को अभिप्रेरित करें ताकि वो और अच्छा कार्य संपादित करें संगठन में। तो अभिप्रेरण को कर्मचारियों को उनकी श्रेष्ठ क्षमता तक निष्पादन करने के लिए उत्तेजित यानी परसुएड करने की या प्रेरित करने की, प्रोत्साहित करने की और उत्साहित करने का एक रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अभिप्रेरण एक ऐसी तकनीक है, निर्देशन का एक ऐसा तत्व है जिसमें एक प्रबंधक कर्मचारियों की इच्छाओं को पूरा करते हुए, आवश्यकताओं को पहचानते हुए, इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करके उनको कार्य करने के लिए तैयार करता है ताकि वो और अच्छे तरीके से कार्यों को करें। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक शब्द है बेटा। क्यों मनोवैज्ञानिक शब्द है, क्यों इसे साइकोलॉजिकल टर्म बोलते हैं? क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर एक मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं।
एक मनुष्य चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा वेतन, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। एक मनुष्य चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले। कोई मनुष्य ये चाहते हैं कि उनको बहुत आरामदायक सुविधाजनक कार्य का माहौल मिले। तो हर एक व्यक्ति की इच्छाएं, संतुष्टि का लेवल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हर एक मनुष्य, हर एक कर्मचारी जो किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पहचान करके उनको संतुष्ट करते हुए उनसे कार्य करवाना ही अभिप्रेरण है। इसीलिए ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, मनोवैज्ञानिक शब्द है, क्योंकि हर एक मनुष्य की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। तो जिसका अर्थ है कि यह कर्मचारियों पर दबाव नहीं डाल सकता है। अभिप्रेरणा का मतलब ये नहीं है कि कर्मचारियों से जबरदस्ती कार्य कराना, नहीं। अभिप्रेरणा का मतलब है कर्मचारियों को उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य कराना। यानी उनकी वो खुश हैं तभी वो अच्छा कार्य करेंगे, अगर वो संतुष्ट हैं तभी वो अच्छा कार्य करेंगे, वो अपनी इच्छा से अच्छा कार्य करेंगे। किसी दबाव में, प्रेशर में अच्छा कार्य निष्पादन नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। यह स्वतः कर्मचारियों के मन से उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति अभिप्रेरित तभी होगा जब वो होना चाहेगा। जबरदस्ती अभिप्रेरणा नहीं की जा सकती है। किसी व्यक्ति की जीवन की इच्छा ही ना हो, जीने की इच्छा ही ना हो, उसको अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर उसकी कोई इच्छा ना हो तो संतुष्ट किस चीज को करोगे, है ना। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यह उनकी कार्य करने की इच्छा होती है और कार्य करने की इच्छा दबावपूर्ण तरीके से नहीं आ सकती है। अभिप्रेरणा संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वांछित तरीके से कार्य करने के लिए अधीनस्थ बनाने की एक प्रक्रिया है। अब मतलब तैयार हो, अपनी इच्छा से व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार हो। इस प्रकार से ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसी तरीके, ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है अभिप्रेरणा के माध्यम से कि एक व्यक्ति, एक कर्मचारी स्वतः ही अपनी इच्छा से वांछित व्यवहार करने लगता है, जो कि संगठन के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अभिप्रेरणा को अच्छे से समझने के लिए, तो अभिप्रेरणा की विशेषताओं को हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप समझ लो कि अभिप्रेरणा जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो कार्य करने की इच्छा, एक सीधा सा वाक्य में इसको बताया जा सकता है। अभिप्रेरणा क्या है? कार्य करने की इच्छा को बढ़ाना, कर्मचारियों में, ठीक है, कर्मचारियों में। साथ ही साथ एक और चीज यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यह मनोवैज्ञानिक होता है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। व्यक्ति की हर एक आवश्यकताएं या संतुष्टि अलग अलग होती है, अलग अलग व्यक्तियों में, और ये वांछित व्यवहार स्वतः ही कर्मचारियों में उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है कि व्यक्ति वांछित व्यवहार स्वतः ही करने लगते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोगों ने क्या देखा, हमने अर्थ से पहचाना। किसके अर्थ से? अभिप्रेरणा के अर्थ से, कि अभिप्रेरणा कार्य करने की इच्छा को जागृत करने की एक तकनीक है, एक तरीका है, और ये एक मनोवैज्ञानिक होती है। ये वांछित व्यवहार स्वतः ही कर्मचारियों में उत्पन्न होने लगता है यदि वो अभिप्रेरित होते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा देखो, अभिप्रेरणा के लक्षण और विशेषताएं या प्रकृति की अगर मैं बात करूं
तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक विषय है, ये चीज हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं और अलग अलग संतुष्टि होती है। ठीक, तो व्यक्तियों की आवश्यकताएं और संतुष्टि को ध्यान में रख करके एक प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से उन्हें आवश्यकताओं और को संतुष्ट करते हुए अभिप्रेरित कर सकता है। और हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं या इच्छाएं अलग अलग होती हैं, अतः ये मनोवैज्ञानिक तत्व इसमें निहित होता है, क्योंकि ये मानव के व्यवहार में, मानव के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरण लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को उत्पादित करता है। बेटा, अभिप्रेरणा करने का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा को जागृत करना। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी संगठन में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, अगर वो अभिप्रेरित सही तरीके से होंगे तो क्या होगा? कार्य निष्पादन वो अच्छा करेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक संगठन अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने जो टारगेट है उसको पूरा कर पाएगा सही समय पर। तो कह सकते हैं कि अभिप्रेरण लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को उत्पादित करता है। एक एम्प्लॉय सही दिशा में कार्य करेगा, मन लगाकर कार्य करेगा, ज्यादा कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे जो संगठन का लक्ष्य है वो भी पूरा हो पाएगा। अभिप्रेरक सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहे हैं कि अभिप्रेरक जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये कैसे होता है, इसको कैसे समझें? तो देखो बेटा, यहां पर मैं बता रही हूं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स, इसका ध्यान रखना। इसमें कह रहे हैं कि अभिप्रेरक सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे हर एक मनुष्य, हर एक वर्कर, जो कर्मचारी है, जो कार्य कर रहा है किसी संगठन में, अगर मान लो कि वो गलत कार्य कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, समय पर नहीं आ रहा है, समय पर नहीं जा रहा है, सही से टारगेट टाइम पर पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, मनमानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? कैसे उसको अभिप्रेरित किया जाए? बताइए। अभिप्रेरणा का तरीका यहाँ क्या हो सकता है? यहां पर अभिप्रेरणा का तरीका हो सकता है पेनाल्टी, दंड दिया जाए, उसको नोटिस जारी कर दिया जाए, मेमो दे दिया जाए, उसको कह दिया जाए कि 2 दिन का आपका सैलरी का कटौती होगा अगर आपने ये कार्य सही समय पर पूरा नहीं किया तो। ये सब क्या है? ये जो डर की भावना जागृत हो रही है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नकारात्मक रूप से अभिप्रेरणा कह सकते हैं। यानी एक व्यक्ति, एक कर्मचारी का अगर कोई गलत व्यवहार है तो उसको रोकने के लिए नकारात्मक अभिप्रेरणा का सहारा लिया जा सकता है। इसी प्रकार से सकारात्मक अभिप्रेरण भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है किसी संगठन में, तो उसको वेतन वृद्धि की जा सकती है, उसका इंक्रीमेंट किया जा सकता है, उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल के बेसिस पर उसका जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति टारगेट, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उससे पहले वो कार्य पूरा कर ले रहा है और कार्य में गुणवत्ता को ध्यान में रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रति इकाई उत्पादन की जो दर है वो बढ़ाई जा सकती है ना? तो इस तरह से क्या होगा? वो व्यक्ति और अच्छा कार्य करने के लिए आगे अभिप्रेरित होंगे। इसे हम लोग सकारात्मक अभिप्रेरण कह सकते हैं। तो अभिप्रेरणा दोनों प्रकार की हो सकती है, नकारात्मक भी जो गलत व्यवहार को रोके, और सकारात्मक जो अच्छे सही व्यवहार पर और ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम्पल से, आपके साधारण स्कूल्स वाले एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन, आपके सर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आपने उसका जवाब बहुत अच्छे से तुरंत लिख करके दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप सर के पास गए, कॉपी को दिखाया और सर ने चेक किया, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने तुरंत उसे एक्सीलेंट लिख दिया, बहुत अच्छा, है ना। फिर आपको क्या हुआ? आप खुश होते हैं, आप दोबारा उस एक्सीलेंट को पाने के लिए और अच्छा प्रयास करेंगे, और अच्छा काम करेंगे, और अच्छा लिखेंगे, और अच्छे पढ़ेंगे। तो आपका एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव कर गए, आप चले गए, ठीक है, आप अभिप्रेरित हुए और अच्छे से पढ़ने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चंस बनाया अकाउंट्स का और वो गलत हो गया, ठीक है, वो गलत आपने कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तरीका हो सकता है नकारात्मक अभिप्रेरणा का, कि आपको नंबर कम मिल गए, आपके क्वेश्चन गाड़ दिए गए, पुअर लिख दिया गया उस पे,
ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक और तरीका हो सकता है। इसमें एक और तरीका में आपके सर ने बोला कि तुम तो बहुत अच्छे काम कर रहे थे, क्या हो गया बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम और अच्छा कर सकते हो और ध्यान दो। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स बोले गए, कुछ शब्द बोले गए, उससे भी वो व्यक्ति, वो पर्सन या वो स्टूडेंट अभिप्रेरित हो सकता है। तो अभिप्रेरणा के कई तरीके होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के या किसी भी मनुष्य को अभिप्रेरित करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले पता करना होता है कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य किस तरीके से अभिप्रेरित हो रहा है, उसकी क्या इच्छा है, क्या आवश्यकता है, कौन किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है। तो अभिप्रेरक सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। अभिप्रेरण एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जटिल क्यों कह रहे हैं इसको? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी, हर एक मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और हर एक व्यक्ति जिस चीज से खुश होता है, जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी सेम उसी चीज से खुश हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक वर्कर है, ठीक, किसी संगठन में कोई एक कर्मचारी है जिसको ज्यादा अगर वेतन मिले तो वो ज्यादा अभिप्रेरित होकर अच्छा कार्य करता है, ठीक है। एक कर्मचारी है जिसका वेतन पहले से ही ज्यादा है, मतलब अच्छे खासा वेतन मिल रहा है, तो उसको कैसे अभिप्रेरित किया जाए, फिर से उसकी वेतन वृद्धि कर दी जाए, क्या उस चीज से वो अभिप्रेरित हो जाएगा? हो सकता है कि वो कर्मचारी अब सिर्फ वेतन वृद्धि से अभिप्रेरित ना हो रहा हो, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए सम्मान या पद, या फिर उसको अवार्ड दिया जाए, तो वो उस अवार्ड से, उस सम्मान से, उस प्रतिष्ठा से प्राप्त होने से क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। तो हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक कर्मचारी जो किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। तो प्रबंधक के लिए, एक निर्देशक के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है कि वो किस व्यक्ति को किस प्रकार से अभिप्रेरित करे। यानी किसी भी संगठन में मान लीजिए कि कई सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, एक संगठन है जो कि कई व्यक्तियों से मिलकर के बनता है भाई, ठीक, और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं जिसकी वजह से वो संगठन के साथ जुड़ते हैं। बेसिक आवश्यकताएं तो सबकी होती हैं, जैसे वेतन, बेसिक वेतन तो सबको चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही, यानी सिर्फ वेतन वृद्धि एक सीमा तक ही अभिप्रेरित कर पाएगी किसी एक व्यक्ति को, ठीक है। हो सकता है कि ये जो मिस्टर ए हैं वो वेतन वृद्धि से अभिप्रेरित होते हैं, मिस्टर बी जो हैं वो उनका वेतन जो है वो ऑलरेडी अच्छा खासा है, कई सारे वेतन इनका वृद्धि हो चुका है और ये सीनियर लेवल पर कार्य कर रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए, ये अभिप्रेरित सिर्फ वेतन वृद्धि से नहीं होंगे, बल्कि इनका अभिप्रेरणा का जो लेवल है वो थोड़ा अलग होगा। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मान, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारा भावना इनके अंदर ज्यादा है, ठीक, ये इससे ही अभिप्रेरित अब हो सकते हैं। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक और व्यक्ति हैं सी, इनका अभिप्रेरणा क्या है भाई, ये कैसे अभिप्रेरित होंगे, इनको सुरक्षा चाहिए, इनको सुरक्षा की भावना चाहिए, इनकी अगर जॉब सुरक्षित रहेगी तभी ये वहां पर अच्छा कार्य करना चाहेंगे। ऐसे ही जो एक और व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं डी, ये कैसे अभिप्रेरित होंगे, इनका अभिप्रेरणा का क्या तरीका होगा भाई, जल्दी से देख लेते हैं। ये अभिप्रेरित होते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, उच्च पद चाहिए, उच्च पद की लालसा है इनको, तभी ये अभिप्रेरित होंगे। अब तो हर एक व्यक्ति जो कि संगठन में कार्य कर रहा है उसकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं में भी अलग अलग लेवल होता है, स्तर होता है, ठीक। तो एक प्रबंधक के लिए, एक निर्देशक के लिए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल या कभी कभी जटिल हो जाता है कि कौन सा वो अभिप्रेरक का तत्व इस्तेमाल करे, यूज करे, जिससे सभी व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो उसे हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीका ना निकाल करके एक ऐसा संयुक्त कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है अभिप्रेरणा करने के लिए, जिससे कि समान लेवल पर अभिप्रेरित किया जा सके व्यक्तियों को। तो ये एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है अभिप्रेरणा करना किसी संगठन में, व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक नीति को अपनाना जिससे सभी व्यक्ति अभिप्रेरित हो सके।
तो ये है इसकी विशेषताएं कि अभिप्रेरण के लक्षण हम समझ गए कि ये क्या है भाई, ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, क्योंकि ये मानव के व्यवहारों पर किया जाता है और मानव के व्यवहारों को परिवर्तित करके कार्य करने की इच्छा को जागृत किया जाता है। अतः ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व इसमें निहित होता है। हर एक कर्मचारी, हर एक व्यक्ति जो संतुष्ट होता है वो अपनी संतुष्ट स्वतः ही होने लगता है और फिर वांछित व्यवहार करने लगता है। जबरदस्ती किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी कुछ आवश्यकताएं या इच्छाएं ना हो। उनकी इच्छाएं संतुष्ट होंगी, इच्छाएं होंगी तभी संतुष्ट होंगी और तभी वो व्यक्ति स्वतः ही वांछित व्यवहार करने लगेगा। दूसरा क्या है, अभिप्रेरण लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को उत्पादित करता है। जब ये कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होता है अभिप्रेरणा के माध्यम से, तो वह व्यक्ति अपने आप स्वतः ही क्या करता है, अच्छा कार्य करने लगता है, जिससे कि संगठन का लक्ष्य जो होता है वो पूरा होता है। तीसरा, अभिप्रेरक सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। जरूरी ही नहीं है कि सिर्फ वेतन वृद्धि, सिर्फ अच्छा बोलना, सिर्फ मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यानी सिर्फ सकारात्मक तरीके से ही व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाए या कार्य करने की इच्छा को जागृत किया जाए। नकारात्मक तरीके से भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, सही से कार्य नहीं कर रहा है, तब नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी दंड का प्रावधान या दंड का प्रयोग या पेनाल्टी का प्रयोग या फाइन का प्रयोग या नकारात्मक तरीके का अभिप्रेरणा प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अभिप्रेरण एक जटिल प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, तो संगठन में एक प्रबंधक को ये मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा अभिप्रेरणा का तरीका अपनाए जिससे समान लेवल पर सभी व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सके। इसके बाद देखो बेटा, अभिप्रेरणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है जो कि मास्लो जी ने दिया है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मास्लो की आवश्यकता सोपान का सिद्धांत। ये सिद्धांत कई सारे आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार मास्लो जी ने ये कहा था कि हर एक व्यक्ति, जो हर एक मनुष्य है, उसकी आवश्यकताओं का एक क्रम होता है। ठीक है, उसकी कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल की आवश्यकता या नीड आती है, उसके बाद फिर ऊपर हायर लेवल ऑफ नीड और आवश्यकता आती है, और एक एक करके यानी प्रत्येक निम्न स्तर की सबसे पहले जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करते हुए ऊपर की लेवल की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए, तभी एक व्यक्ति क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। तो उन्होंने कई आवश्यकताओं का, कई प्रकार की आवश्यकताओं का एक क्रम बताया है, आइए उसको ही देखते हैं। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये सब आप लोग जान गए, क्योंकि ये मनुष्यों के व्यवहारों पर की जाती हैं और वांछित व्यवहार यानी अपने आप स्वतः ही व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। और कर्मचारियों की आवश्यकताएं अभिप्रेरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मनुष्यों की आवश्यकताओं को समझने के लिए हमें मास्लो की आवश्यकता सोपान को समझना पड़ेगा। तो मास्लो की आवश्यकता सोपान विचारधारा क्या कहती है, आइए इसको देखते हैं। अभिप्रेरण में आवश्यकता का या इच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होती है। कौन महत्वपूर्ण होता है, आवश्यकता या इच्छा। बेटा यहां पर एक ये मैं बना रही हूं, ये दुखी राम है। ये कौन है, ये दुखी राम है। इनके चेहरे से ही आप समझ सकते हो कि इतना दुख होगा इनके जीवन में। ये जो दुखी राम है किसी संगठन में ही नहीं, बल्कि मैं साधारण सा एक एग्जाम्पल, उदाहरण आपको बता रही हूँ। दुखी राम को अपने जीवन से कोई प्रेम नहीं है, अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है, इच्छा नहीं रह गई है जीने की। ये अक्सर बड़े उदासी में रहते हैं, अकेले रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, काम करने में भी इनका कोई खास मन लगता नहीं है। ये सिर्फ जाते हैं ऑफिस और जो भी इनको थोड़ा बहुत काम करना होता है ये करके वापस चले आते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन यापन चल रहा है, एकदम अकेले रहना, चुपचाप रहना, दुखी रहना, इनके जीने की इच्छा नहीं। कभी इनसे पूछा जाता है या बात करते हैं इनके घर वाले भी इनसे, तो ये कहते हैं कि क्या रखा है इस जीवन में, एक दिन तो समाप्त होना ही होना है। तो इस तरह की भावना इनके अंदर है। अब यहाँ पर दुखी राम को कैसे अभिप्रेरित किया जाए, जिसके जीने की कोई इच्छा ही ना हो, जिसके पास कोई अभिप्रेरक का तत्व ही ना हो, जिसका कोई मोटिव ही ना हो लाइफ का। इस तरह के व्यक्ति को अभिप्रेरित करना या मोटिवेट करना दुखी राम को बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही जटिल है, कह सकते हैं कि ना के बराबर है।
तो अभिप्रेरण में आवश्यकता या इच्छा का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तत्व है, क्योंकि कर्मचारी केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रेरित होते हैं और यदि आवश्यकताएं यानी इच्छाएं पूर्णतया पूरी हो जाती हैं तब कर्मचारियों को प्रेरित करना संभव नहीं होता है। यानी जब तक एक व्यक्ति की आवश्यकता है और आवश्यकताओं को पूरा करके ही एक व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता नहीं है और अगर वो पूर्ण हो गई है तो फिर नेक्स्ट लेवल की जो आवश्यकता या इच्छा होगी उसको पहचान करके संतुष्ट करना बनता है, तभी वो व्यक्ति अच्छे से फिर दोबारा कार्य करेगा। ठीक है, तो आवश्यकताओं का एक क्रम है, एक सोपान है और हर एक व्यक्ति को एक क्रम संतुष्ट करने के बाद बहुत लंबे समय तक अच्छा कार्य नहीं करवाया जा सकता जब तक उसकी नेक्स्ट लेवल की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट ना किया जाए। तो यहां पर बच्चा मास्लो ने कुछ आवश्यकताएं बताई हैं और उनका कुछ क्रम भी बताया है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। और सबसे पहले जो बेसिक, जो पहले लेवल की आवश्यकता है सोपान में, वो क्या है? वो है भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं, जिसे फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं। इन आवश्यकताओं में मनुष्यों के अस्तित्व और कायम रखने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं। बेटा ये बेसिक, जैसे मैंने बोला ना, फिजियोलॉजिकल दैहिक आवश्यकताएं होती हैं। किसी व्यक्ति की सबसे कह सकते प्रमुख आवश्यकता होती है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हम कहते हैं। खाना, भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। हमारे पास मकान होना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। तो एक मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या है? वो होती हैं यही रोटी, कपड़ा, मकान, जिसे हम कह सकते हैं कि भौतिक, जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, तो भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं एक मनुष्य की तो हम लोग समझ गए, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया। और अगर संगठन में काम करने वाले किसी कर्मचारी की दैहिक या भौतिक या मूलभूत आवश्यकताओं की मैं बात करूं तो उसमें आएगा बेसिक वेतन। ठीक है, बेसिक वेतन। तो यहां पर इन आवश्यकताओं में मनुष्यों के अस्तित्व को कायम रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं। सामान्य भौतिक आवश्यकताएं भोजन, मकान और वस्त्र होती हैं। कर्मचारी इन आवश्यकताओं को अपने जीविकोपार्जन के लिए विकसित करते हैं और इसी कारण से ये क्रम में सर्वोच्च शिखर पर होती हैं। ये आवश्यकताएं तब संतुष्ट की जा सकती हैं जब कर्मचारियों को मौद्रिक प्रेरणाएं प्रदान की जाएं, जब उनको वेतन मिलेगा, जब उनको बेसिक सैलरी मिलेगी, जब उनको वेतन वृद्धि होगी, तभी क्या होगा? तभी वो इस तरह की अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि निम्न न कह के इसको उच्च लेवल की यानी सबसे प्रमुख आवश्यकताएं कहती हैं। सोपान में सबसे ऊपर की ये आवश्यकता का क्रम होता है। सबसे पहले इसको संतुष्ट करना पड़ता है किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए, उससे कार्य करवाने के लिए या कार्य करने की इच्छा को जागृत करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को संगठन में वेतन नहीं दोगे तो क्या होगा? एक महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हो सकता है वो काम करता रहे। आपने कह दिया, संगठन में जो नियोक्ता है उन्होंने कह दिया कि भाई अभी कुछ फंड की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ही फंडिंग आएगी आपकी सैलरी आपको क्रेडिट कर दी जाएगी। तो चलो वो एक महीने काम कर लेगा, दूसरे महीने भी यही क्या कह दिया गया, दूसरे महीने भी वो काम कर लेगा। लेकिन तीसरे महीने से क्या? तीसरे महीने से ही नहीं बल्कि दूसरे महीने से ही वो दूसरी जगह जॉब को सर्च करने लगेगा, जॉब खोजने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्या है, अब कार्य नहीं करना चाहेगा यदि मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं ही उसकी वहां पर पूरी ना हो रही हों। इसके बाद क्या है भाई? जो सेकेंड लेवल की नीड आती है, जिसे हम कहते हैं, जिस आवश्यकता को पूरा करना बनता है। ठीक, भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, व्यक्ति कार्य भी करता रहेगा, लेकिन लंबे समय तक अच्छा कार्य कराना है तो फिर नेक्स्ट लेवल की जो नीड आती है मनुष्य की, उसको पूरा करना बनता है। वो क्या है? वो है आप लोगों की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की अगर मैं बात करूं तो हर एक मनुष्य क्या चाहता है? हर एक मनुष्य ये चाहता है कि
उस व्यक्ति को जहां पर वो कार्य कर रहा है वहां पर सुरक्षा की भावना हो, यानी उसको जल्दी जल्दी कार्य से हटा न दिया जाए। ठीक है, उसका जॉब जो है, उसकी जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है जॉब की, वो क्या है, स्थायी होनी चाहिए, है ना। वो जहां कार्य कर रहा है वहां पर वो लंबे समय तक कार्य करता रहे, इसका आश्वासन उसको मिलना चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या करेगा, अच्छे से कार्य करेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बार वर्तमान भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने आरंभ कर देते हैं, क्योंकि वो अपने भविष्य को क्या चाहते हैं, वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं वहां पर वो सुरक्षित रहें, लंबे समय तक कार्य करते रहें, उनको बार बार निकाला ना जाए या निकाल ना दिया जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सुरक्षा के अंतर्गत दो वर्ग होते हैं, एक तो होती है भौतिक सुरक्षा और दूसरी होती है आर्थिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा में बीमारी हो गया, दुर्घटना हो गया, अग्नि हो गया, इनसे क्या है, इस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। और आर्थिक सुरक्षा का अर्थ हो गया कि भावी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भौतिक सुरक्षा के खतरे से बाहर आने के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध कराया जाए, जैसे मेडिकल हो गया, ये सारी सुविधाएं भी उनको दी जाए। ठीक है, जिससे कि वो अपने जीवन का भी उनको सुरक्षा मिले और कहीं ना कहीं ये भी सुरक्षा भावना रहे कि वो यदि बीमार पड़ते हैं या कहीं दुर्घटना होती है तो उनका इंश्योरेंस कराया गया है, वहां पे कंपनी ने कराया है, इससे भी वो एक तरह से सुरक्षा की भावना जागृत होती है। इसके बाद आता है सामाजिक आवश्यकताएं। मास्लो के अनुसार जो तीसरे लेवल की नीड आती है वो है सामाजिक आवश्यकताएं या सोशल नीड्स। इसको में क्या कहा है मास्लो ने, मास्लो का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी किसी संगठन में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां का जो वातावरण होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक, यानी सहयोगी भावना होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति अपने कलीग के साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इसे कहते हैं सामाजिक आवश्यकताएं। यदि आप ही स्कूल में जाते हैं और आपका किसी स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है, आप नए नए वहां पर गए हैं, और ऐसे में अगर आपको कोई भी बच्चा, कोई भी आपका जो बैचमेट है आपसे बात नहीं कर रहा हो, है ना, कोई भी आपसे बात नहीं करता है, आपके पास नहीं बैठता है, आपका आपके साथ टिफिन नहीं शेयर करता है, तो एक समय के बाद आपको बुरा लगने लगेगा कि सब क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं। तो ये भावना जो होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक सामाजिक जो है, एक सोशल जो है, वो एनवायरनमेंट, वातावरण जागृत नहीं हो रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि प्रेम, अनुराग, संसर्ग, मित्रता इत्यादि के लिए आवश्यकता होती है हर एक व्यक्ति में। आइसोलेशन, कोई व्यक्ति अकेला जीवित नहीं रह सकता है ना। कुछ सामाजिक नीड होती है उसकी, सोशल नीड्स होती हैं उसकी, जैसे कि लोग उससे बात करें, उसके साथ रहें, उसके दोस्त हों, जिनसे वो शेयरिंग कर सके, बातें कर सके, कह सके, बोल सके, हंस सके, घूम सके। ठीक, तो इस तरह से हर एक व्यक्ति, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हर एक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो इसी प्रकार से किसी संगठन में कार्य करने वाले जितने भी श्रमिक या कर्मचारी गण हैं, उनकी भी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो एक बार जब लोग अपनी भौतिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं, तब सामाजिक आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है और ये अधिक सक्रिय हो जाती हैं। और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधक को क्या करना होगा, समूह कार्य को, ग्रुप कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, ग्रुप में या टीम में कार्य को कराना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के समूह बनाए जा सकते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं ताकि कर्मचारी सामाजिक संबंधों का विकास कर सकें, ग्रुप में वर्क करना सीख सके, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सहयोग की भावना, टीम की भावना जागृत हो सके। इसके लिए प्रयास करना होता है संगठन में प्रबंधक को, जिससे कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके बाद मास्लो का कहना था कि जब सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं किसी भी संगठन में कर्मचारियों की, तब उनकी जो नेक्स्ट लेवल की नीड या आवश्यकता आती है वो होती है प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं, यानी मान सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन, उनको कोई ना कोई संगठन में एक अलग सा स्थान मिले, एक पद मिले, एक नाम मिले, एक रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले, उनकी प्रतिष्ठा हो। तो ये है प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं सम्मान और मान्यता पर आधारित होती हैं और संबंधित होती हैं।
जब ऊपर लिखित जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो तीनों आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं, तब लोग एक समूह में अपने लिए सम्मान की मांग करना प्रारंभ कर देते हैं और ये आवश्यकता उच्च स्तर के कर्मचारियों में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, उच्च स्तर के। प्रतिष्ठा आवश्यकताएं अमौद्रिक प्रेरणाएं द्वारा संतुष्ट की जाती हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा वेतन वृद्धि ही हो, ठीक, अवार्ड रिवॉर्ड ये सारी चीजें आती हैं तो अमौद्रिक तरीके से एक प्रतिष्ठा की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है। इसके बाद देखो बेटा, सबसे टॉप लेवल की हम कह सकते हैं कि सब, अब ये दिल मांगे मोर वाली आवश्यकता हो गई, यानी 4 आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। तो सबसे ऊपर की जो आवश्यकता है वो क्या है? वो है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताएं। इसका अभिप्राय है कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, जो आप बनना चाहते हैं वो अगर आप अचीव कर लें, वहां उस शिखर तक पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आत्मसंतुष्टि आपको मिलती है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ, हम वो गोल, वो लक्ष्य जो हमने जीवन का बनाया था वो पूरा हो गया। अगर मैं बात करूं एक कर्मचारी की, तो कर्मचारी जो पद चाहते थे वो उनको मिल जाए, या फिर वो उनका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, या विदेश जाने का उनको अवसर मिले, या उनका कोई प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम के द्वारा उनको आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तो इसका अभिप्राय आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने से है। जीवन का लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, अगर वहां तक पहुंच जाता है तो एक व्यक्ति क्या है? आत्मसंतुष्ट हो जाता है। एक बार जब कर्मचारी वह बन जाता है जो वो बनना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता को संतुष्ट होना। इन आवश्यकताओं में वृद्धि, आत्मसंतुष्टि और लक्ष्य प्राप्ति, जो भी गोल है अगर वो अचीव हो जाए तो हम कहेंगे कि आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। लेकिन ये आवश्यकता बहुत जटिल आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति, कहते हैं ना कि कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। कितना भी ऊंचा पद मिल जाए, कितनी भी चीजें मिल जाए, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे भी ज्यादा कुछ मिलना चाहिए। तो आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता को संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बड़े आसानी से आप इस जो भी सिद्धांत है उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसमें व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, मास्लो की आवश्यकता सोपान विचारधारा की जितनी आवश्यकताएं हैं उनका क्रम के अनुसार बताया गया है, और संगठन से जोड़ा गया है कि संगठन में क्या इस आवश्यकता को कह सकते हैं। तो सबसे पहले, या सबसे हम कह सकते हैं टॉप लेवल की जो नीड आ रही है वो है भौतिक, यानी इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? संतुष्ट करना पड़ेगा। भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं किसी व्यक्ति की क्या होती हैं? भोजन, मकान या वस्त्र होती हैं। अगर संगठन के साथ जोड़ ले तो भोजन, मकान, वस्त्र खरीदने के लिए क्या चाहिए? न्यूनतम या मूल वेतन, बेसिक पे उसको मिलना चाहिए किसी संगठन में, तभी वो संगठन में कार्य करेगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे लेवल की नीड आती है वो है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। अगर मैं बात करूं एक व्यक्ति की, तो उसे क्या चाहिए? भौतिक और आर्थिक सुरक्षा चाहिए। ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की, तो नौकरी का प्रमाणीकरण करना, पेंशन उनको देना, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड इत्यादि उनको देना, ताकि उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सके और सुरक्षा की भावना जागृत हो सके। सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स जो आती हैं, उसमें एक व्यक्ति में प्यार, अनुराग, दोस्ती, सामाजिक वातावरण अच्छा होना, ऐसा होता है। यहाँ पर अगर संगठन में एक कर्मचारी को अनौपचारिक जो संगठन में अच्छे संबंध हो, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप्स हो, दोस्त हो, किसी संगठन में कर्मचारी जितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे पीयर, उनके दोस्त लोग हों, ठीक, तो ये आवश्यकता पूरी की जा सकती है। फिर जो आती है प्रतिष्ठा आवश्यकता, ये किसी व्यक्ति में समाज में एक स्तर बनाना है। प्रमोशन के माध्यम से समाज में एक स्तर बन जाता है एक व्यक्ति का और इससे प्रतिष्ठा मिलती है। आत्मसंतुष्टि, जब व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिल जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो वो आत्मसंतुष्ट हो जाता है। देखो बेटा, मास्लो का कहना था कि ये जो क्रम है ना आवश्यकताओं का, उसी क्रम में संतुष्ट होना चाहिए। सबसे पहले मास्लो का कहना था कि भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना बनता है। अगर आपने भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया है और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पे सीधे पहुंच गए, तो वो व्यक्ति क्या कार्य करता रहेगा? जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन को नियुक्त किया गया, किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया किसी संगठन में,
ठीक, उसे कहा गया कि हम आपको प्रोविडेंट फंड देंगे, आपको पेंशन भी देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गया, वो व्यक्ति खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया। पहले महीने उसको सैलरी नहीं मिली, दूसरे महीने नहीं मिली, तीसरे महीने नहीं मिली। अरे, कहा क्या जा रहा है, एक साथ आपको दे देंगे। एक साथ देने से कितने महीने वो चला लेगा अपना? तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसकी जो बेसिक नीड है, यानी भौतिक आवश्यकता जो है, बेसिक सैलरी वाली, वो तो आपने पूरी की नहीं, आपने दूसरे आवश्यकता पर सीधे जंप मार गए। तो वो व्यक्ति वहां पर लंबे समय तक टिककर नहीं कार्य करेगा या अच्छा कार्य नहीं करेगा, वो छोड़ के जाना चाहेगा। ठीक है, तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को अगर हमने पहले पूरा कर लिया और जो टॉप लेवल की नीड थी उसको इग्नोर कर दिया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं हो सकता है, ऐसा मास्लो का कहना है और ये सत्य भी है। इसी के अलावा मास्लो ने कहा है कि अगर मान लीजिए कि एक स्तर की नीड या आवश्यकता को संतुष्ट करके हम डायरेक्ट तीसरे लेवल पे पहुंच गए, यानी तीसरे सामाजिक आवश्यकता पे पहुंच गए, तब भी एक व्यक्ति मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी सेकंड लेवल ऑफ नीड है वो संतुष्ट नहीं की गई है। ठीक है, तो आवश्यकताओं का जो क्रम है उसी क्रम में उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। फिर मास्लो का एक और कहना था कि यदि मान लीजिए कि 3 लेवल ऑफ नीड संतुष्ट कर लिया, तो लंबे समय तक एक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं, यानी उसको चौथे लेवल ऑफ नीड्स पर आना ही आना होगा, उसको वहां पर उसकी संतुष्टि करनी पड़ेगी, तभी वो व्यक्ति फिर से अभिप्रेरित होगा और अच्छा कार्य करेगा। यानी आवश्यकताओं का क्रम पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए लंबे समय तक। ठीक है, जैसे ये मान्यताएं ही हैं, इनको मैंने आपको बताया, समझाया। यहाँ पर आप देख लीजिए कि व्यक्तियों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। मनुष्यों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके परिवर्तित या प्रेरित किया जा सकता है, मास्लो का कहना है। और इस सिद्धांत का एक मान्यता भी है कि एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना बनता है। एक व्यक्ति तभी अभिप्रेरित हो सकते हैं जब उनकी इच्छाएं, जब उनको संतुष्ट कर लिया जाए, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लिया जाए। दूसरा क्या है, सामान्यतः आवश्यकताएं सोपान का अनुसरण करती हैं। सोपान मतलब एक क्रम का। ठीक है, अर्थात भौतिक आवश्यकताओं से ये आरंभ होती हैं और आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताओं तक ये चलती रहती हैं। तीसरी जो मान्यता है वो है कि एक संतुष्ट आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर सकती है बेटा लंबे समय तक। अगर सिर्फ आप उसको बेसिक पे ही देंगे और बाकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट आगे न किया जाए, तो एक व्यक्ति लंबे समय तक अभिप्रेरित होकर के अच्छा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो एक संतुष्ट आवश्यकता एक व्यक्ति को लंबे समय तक अभिप्रेरित नहीं कर सकती है, केवल अगले उच्च स्तर की आवश्यकता ही आगे उसे प्रेरित कर सकती है अच्छा कार्य करने के लिए। एक व्यक्ति अगले उच्च स्तर पर तभी कदम बढ़ाता है जब निचली जरूरत उसकी पूरी हो जाए। ठीक है, जैसे वही नहीं है, मैंने बोला ना कि अगर मान लीजिए कि भौतिक आवश्यकता तो पूरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि हमने उसको क्या किया, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं किया और सीधे पहुंच गए क्या, सामाजिक आवश्यकता पर, तो भी वो व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा, क्योंकि क्रम में आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ तरीके देखेंगे, कुछ प्रेरणाएं यानी इंसेंटिव्स देखेंगे, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से, जो तरीके हैं किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के। तो प्रेरणाएं भी दो प्रकार की होती हैं, इंसेंटिव्स भी दो प्रकार के होते हैं, जिसे अभिप्रेरक भी बोलते हैं। ये है पहला, वित्तीय प्रेरणाएं, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, जिससे कि वेतन में वृद्धि हो या जिससे आर्थिक लेवल पर वृद्धि हो। और दूसरी होती है गैर वित्तीय प्रेरणाएं। ठीक, जो वित्तीय प्रेरणाएं हैं जिसमें वेतन आता है, भत्ते आते हैं, अलाउंस आता है, लाभ भागिता आती है कि अगर किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शंस मिल जाए, शेयर्स दे दिए जाएं कम कीमत पर और उसे अंशधारी बना दिया जाए कर्मचारियों को, तो ये भी लाभ भागिता कहलाती है। इसके अलावा सहभागिता, स्टॉक विकल्प, यहाँ पर अंशों की बात की जा रही है। और लाभ भागिता में हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ लाभ जो है वो किसी कर्मचारी को दिया जाए। ठीक है,
इसके अलावा बोनस मिला दिवाली में हो गया, या कोई कार्य अच्छे से पूरा कर दिया गया, या एक टारगेट से ज्यादा किया गया तो बोनस मिलता है। कमीशन, जो कोई सेल्स टारगेट है अगर उसको ज्यादा पूरा कर लिया गया तो कमीशन दिया जाता है। मजदूरी, प्रेरणाओं से जुड़ी उत्पादकता, जिसमें प्रति इकाई यदि किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने ज्यादा उत्पादन किया तो प्रति इकाई दर जो है वो बढ़ जाती है अधिक उत्पादन करने के लिए। सेवानिवृत्ति लाभ, भाई इसमें पेंशन दिया जाता है, ठीक है, ग्रेजुटी दी जाती है। पर्क हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का पर्क है, एक प्रकार का वित्तीय प्रेरणाएं हैं जिससे एक व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है। गैर वित्तीय प्रेरणाओं में बेटा सामाजिक अवस्था होती है, समाज में स्टेटस आ गया, आपका स्टेटस बिल्ड कर दिया गया, ठीक है। संगठनात्मक वातावरण, अच्छा माहौल है, लोगों के बीच में आपस में अच्छा सौहार्द है। जीवन वृत्ति में उन्नति, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, अच्छे अच्छे चैलेंजिंग रोल मिल गए हैं, दे दिए गए व्यक्ति को। नौकरी संवर्धन और चुनौतीपूर्ण कार्य दिया गया है, चैलेंजिंग रोल दिया गया है, और या उनका जॉब एनरिचमेंट कर दिया गया है, जॉब का जो प्रकृति है वो बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों को मान्यता अगर मिल रही हो, पद मिल रहा हो या नौकरी की सुरक्षा मिल रही हो तो भी एक कर्मचारी क्या है, ये गैर वित्तीय प्रेरणाएं हैं। कर्मचारियों की भागीदारी अगर बढ़ा दी जा रही हो सजेशंस में, सुझाव देने में, और उनको स्वायत्तता या कर्मचारियों को अधिकार दिया गया है डिसीजन या निर्णय लेने का, तो ये सब क्या है, ये सारे गैर वित्तीय प्रेरणाएं हैं जिससे एक व्यक्ति, मौद्रिक लाभ तो नहीं हो रहा है उनको, लेकिन उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है। अब जो आप लोगों को पढ़ना है, निर्देशन का तीसरा जो एलिमेंट या तत्व है वो है नेतृत्व या लीडरशिप इसे कहते हैं। देखो बेटा, अगर मैं एक शब्द, एक लाइन में बताऊं तो लीडरशिप का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कला, या किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अनुकूल तरीके से लाया जा सके, उसे ही नेतृत्व कहते हैं। तो एक नेतृत्व, एक जो नेता है वो क्या करता है, नेता किसी व्यक्ति में, फॉलोअर में, जो उसे फॉलो कर रहे हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है, ठीक है। एक नेता में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने फॉलोअर के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। इतना अच्छा वक्ता होता है, इतना अच्छा लिसनर होता है, इतना अच्छा लोगों को बता सकता है, समझा सकता है कि लोग उसकी बात को माने और वो जो कह रहा है उस अनुसार व्यवहार करें, ऐसा नेता कर सकता है। तो नेतृत्व जो होता है वो निर्देशन का एक तत्व है। एक प्रबंधक जो है निर्देशन के माध्यम से लोगों पर नेतृत्व करता है और कर्मचारियों के व्यवहारों में पॉजिटिव, सकारात्मक परिवर्तन लाता है। नेतृत्व विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कार्य पर लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रकार से लोगों से कार्य करवाना ताकि संगठन का उद्देश्य पूरा हो सके। तो इसमें निम्नलिखित तत्व अवश्य उपस्थित होने चाहिए। एक अच्छे नेता में क्या चीजें होनी चाहिए, यह प्रभावित करने की प्रक्रिया है, यानी लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने की। प्रभावीकरण हमेशा सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, यानी ग्रुप गोल या संगठन का जो उद्देश्य है उसके पूर्ति के लिए, संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को क्या किया जाता है, इस दिशा में डाला जाता है ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। इसमें न्यूनतम 2 या अधिक व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए। भाई, एक तो नेता और दूसरा उसे फॉलो करने वाले, यानी कम से कम 2 व्यक्ति नेतृत्व के लिए तो होने चाहिए। एक तो नेता, या हम निर्देशक कह सकते हैं, या हम प्रबंधक कह सकते हैं, और दूसरा कर्मचारी का होना यहाँ जरूरी है। तो कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। स्वयं अपने व्यवहार का प्रभावी नेतृत्व नहीं होता, यानी ये कोई हम कहें कि अपने ही व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही नेतृत्व है, तो नहीं, किसी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाना नेतृत्व है, लीडरशिप है। तभी आप लीडर बन सकते हो जब आपके अनुयायी हों, जब आपके फॉलोवर हों, ठीक। अनुयायी नहीं है, फॉलोवर नहीं है, तो आप अपने को ही व्यवहार को परिवर्तित करके बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अपने लिए नेता नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्रभावीकरण
कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक सहयोग को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। अपनी इच्छा से व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार हो, ऐसा नेता को करवाना चाहिए। जबरदस्ती दबाव में नेतृत्व नहीं हो सकता है। नेता में ऐसी शक्ति होती है कि वह स्वतः ही व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन ला देता है। व्यक्ति स्वतः ही वांछित व्यवहार करने लगते हैं नेता को सुन करके, या नेता को फॉलो करके, या नेता की बातें मान करके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो एक संगठन है उसमें नेतृत्व करने की विभिन्न शैलियां या विभिन्न तरीके क्या हैं, या कितने प्रकार का नेतृत्व होता है, स्टाइल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निरंकुश शैली की। निरंकुश शैली को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, डोमिनेंस होता है। ठीक, डोमिनेंस किसका होता है, नेता का होता है। तो निर्णय कौन लेता है, अगर निर्णय के लेने के आधार पर अगर मैं बात करूं तो केवल नेता निर्णय लेता है इसमें। इस तरह की शैली में, इस तरह के स्टाइल में, निरंकुश शैली में एक नेता ही निर्णय लेता है। सारे संगठन से संबंधित या सारे कार्य से संबंधित निर्णय वो स्वयं लेता है। लोकतांत्रिक शैली जो होती है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उसमें क्या होता है, नेता अधीनस्थों के परामर्श के द्वारा आपस में बातचीत करके उनके सुझावों को लेते हुए निर्णय लेता है। मुक्त प्रवाह शैली क्या होती है, फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसमें क्या होता है, अधीनस्थ स्वयं निर्णय लेता है। इसमें निर्णय जो है वो अधीनस्थ स्वयं लेता है। नेता का रोल सिर्फ उनको क्या करना है, संसाधन प्रोवाइड करना है, प्रदान करना है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फ्री होते हैं अधीनस्थ जितने भी हैं। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की अगर मैं बात करूं तो इसमें संप्रेषण कैसे होता है, एक मार्गी होता है। निरंकुश शैली में केवल किसका डोमिनेंस होता है, नेता का। नेता ही अपनी बात कहता है और जितने भी कर्मचारी गण हैं वो अपनी बातें नहीं कह सकते हैं नेता से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष तरीके से। तो एक मार्गी अर्थात नीचे की ओर संप्रेषण होता है। नीचे की ओर का मतलब हो गया कि ये यहाँ पर अधिकारी है और अधिकारी यहाँ पे अधीनस्थ है, ये नीचे की ओर संप्रेषण किया जा रहा है। अधिकारी ही सिर्फ बात कह रहा है या अपना जो भी कार्य है वो बता रहा है, कार्य दे रहा है किसको, अधीनस्थ को। यहाँ द्विमार्गी होता है, यानी एक नेता जो है वो तो संप्रेषण करता ही है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो फिर कर्मचारी भी नेता से अपनी बातें कह सकते हैं। तो द्विमार्गी होता है यहाँ पर। यहाँ मुक्त प्रवाह होता है, यहाँ हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। नेता से कोई भी बातचीत कर सकता है, कोई भी अपनी बातें कह सकता है। तो ये मुक्त प्रवाह संप्रेषण होता है यहाँ पर। अभिप्रेरक तकनीक, अभिप्रेरणा का कौन सा तरीका अपनाया जाता है, यहाँ पे डर, यहाँ पर फाइन प्रावधान यानी नकारात्मक अभिप्रेरणा अपनाई जाती है निरंकुश शैली में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सकारात्मक अभिप्रेरणा तकनीक अपनाई जाती है किसमें, लोकतंत्रात्मक शैली में। इसमें इनाम दिया जाता है, भागीदारी दी जाती है, इस तरह से अभिप्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्ति क्या होते हैं, स्वनियंत्रित तरीके से, यानी उनको पूरा का पूरा कार्य अपने तरीके से करने के लिए फ्रीडम दे दी गई है, तो वो स्वनियंत्रित होकर के अभिप्रेरित होते हैं। अगर मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करूं, भारार्पण होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर निरंकुश में कोई भारार्पण नहीं किया जाता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर नहीं किया जाता। यहाँ पर अधिकारों को बांटा नहीं जाता है अधीनस्थों में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कुछ सीमा तक भारार्पण करते हैं लोकतांत्रिक शैली में, और यहाँ पर मुक्त प्रवाह पूर्ण रूप से भारार्पण होता है। अधिकार और कर्तव्य पूरी तरीके से बांट दिए जाते हैं। केंद्रित कहाँ है, किस पर केंद्रित होता है, तो निरंकुश शैली में नेता का नियंत्रण होता है, नेता केंद्रित होता है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोकतांत्रिक शैली में तो समूह ग्रुप केंद्रित होता है ये, और मुक्त प्रवाह शैली में व्यक्तिगत यानी हर एक व्यक्ति का केंद्रित होता है। नेता की भूमिका की अगर हम बात करें तो नेता क्या है, निर्देश देता है, वो कमांड देता है। अगर इसकी बात करें लोकतांत्रिक शैली में तो समूह भावना का विकास होता है इसमें। ठीक है, नेता की भूमिका कैसी होती है, समूह भावना का विकास करना। मुक्त प्रवाह में नेता क्या करता है, सहायता तथा संसाधन प्रदान करता है केवल। ठीक है, कर्मचारियों की वृद्धि तथा विकास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहल तथा
सृजनात्मकता का कोई क्षेत्र नहीं होता है। इस प्रकार की शैली में मैं वाली भावना होती है, ठीक, जो लीडर बोलता है बस वही फॉलो होता है। लोकतांत्रिक शैली में पहल भावना का विकास होता है और सृजनात्मकता का क्षेत्र हम में चला जाता है, यानी सब मिल करके एक दूसरे से लिए कार्य करते हैं। इसमें पहल तथा सृजनात्मकता का पूर्ण क्षेत्र होता है, तुम वाली भावना होती है। इसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। अनुशासन की मैं बात करूं तो इसमें पूर्णतः अनुशासन का पालन किया जाता है निरंकुश में। यहाँ पर अनुशासन विचारों का आदान प्रदान करके फॉलो होता है और यहाँ पर स्व अनुशासन या नियंत्रण होता है। अनुशासन अलग से कहीं नहीं व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट निर्देशन का तत्व है वो है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। कम्युनिकेशन संप्रेषण को क्या कहते हैं? जब एक संगठन में विचारों का आइडियाज का प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित होता है तो इसको संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण को दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विभिन्न साधनों के द्वारा, विभिन्न मीडिया के द्वारा विचारों का, मतों का, संदेशों का, सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, मत का, संदेशों का, मैसेजेस का, इंफॉर्मेशंस का या कमांड का, निर्देशों का आदान प्रदान या हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विचारों के आदान प्रदान के सामान्य ढंग और साधन इस प्रकार हैं। कैसे हम किसी से संप्रेषण करते हैं? बोल कर करते हैं, शब्दों को उच्चारित करके करते हैं, लिख कर हम लोग कम्युनिकेशन या संप्रेषण या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे में, या फिर हम संकेत बना करके, सिंबल साइन का प्रयोग करके संप्रेषण करते हैं। हम लोग पिक्चर्स का यूज करके संप्रेषण करते हैं, है ना। तो संप्रेषण में कई तरीके अपनाए जाते हैं, कई साधन प्रयोग किए जाते हैं, उच्चारित शब्द, लिखित शब्द, आकृतियां, चित्र या रेखा चित्र, संकेत। तो संप्रेषण एक या दो तरफ प्रक्रिया है, क्योंकि यह प्रेषक के साथ साथ आरंभ होती है। जो प्रेषक होता है वो सेंडर जो होता है उससे शुरू होती है और तब समाप्त होती है जब प्रेषक यानी रिसीवर को प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं, एक तो प्रेषक होता है और दूसरा कौन होता है? प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर होता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले ये प्रेषक का मतलब हो गया सेंडर, ठीक, जो मैसेज या सूचना या जो भी मत है, अपने जो भी बात है उसको क्या करता है? सेंडर जो है उस संदेश को तैयार करता है, उस मैसेज को तैयार करता है। सबसे पहले मैसेज तैयार करके क्या करता है? मैसेज को उचित शब्दों में उचित तरीके से संदेशबद्धता करता है, जिसे एनकोडिंग कहा जाता है। इसमें सिंबल, साइन, लिखित, वो भी ओरल चीजों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये अपने जो भी सूचना है, संदेश है, इसको इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से एनकोडिंग करके, संदेशबद्धता करके माध्यम के द्वारा, माध्यम लिखित भी हो सकते हैं, मीडिया में न्यूज़पेपर भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, उस माध्यम, उस मीडिया का चुनाव करके क्या करता है? भेजता है किसको? संदेश वाचन यानी डिकोडिंग की जाती है, ठीक, अपनी बातों को फिर डिकोडिंग की जाती है, संदेश वाचन होता है, फिर प्राप्त करता है यानी रिसीवर तक वो संदेश पहुंचता है, वो रिसीव करता है, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है कि संदेश को उसने क्या समझा, और उसके बाद फिर वापस प्रेषक के पास, सेंडर के पास प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है। बीच में अगर एनकोडिंग करते समय कोई शोर हो गया, कोई नॉइज हो गया, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और बड़ी तेज से कोई ट्रक जा रही है, कोई कार जा रही है, तो क्या होगा? नॉइज होता है, शोर, उसकी वजह से आपका जो संदेश है या जो आपका संप्रेषण है वो बाधित भी हो सकता है। तो यहाँ पर नॉइजेस भी आ सकती हैं, जो कि प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया का एक तरह से बाधा है। अब बेटा यही बाधाएं हम लोग को पढ़नी है कि एक संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो अर्थबोध संबंधी बाधाएं, ठीक, मनोवैज्ञानिक बाधाएं,
संगठनात्मक बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं, ये कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, बैरियर्स जिसे बोला जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में ये बैरियर्स होती हैं, बाधाएं होती हैं, जैसे अर्थबोध संबंधी बाधाएं। ठीक, इसकी क्या होती है? सिम्नेटिक बैरियर्स जिसे कहते हैं। इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि कभी कभी एक ही शब्द और वाक्य को संगठन में विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में समझाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों के समझने के स्तर में अंतर। देखो बेटा, ये याद रखना, अर्थ बोध संबंधी बाधाएं भाषा संबंधी बाधाएं होती हैं। जब एक व्यक्ति, जब एक सेंडर या प्रेषक अपनी सूचना या अपना जो भी विचार है या जो भी संप्रेषण कर रहा होता है, उसमें जो भाषा, जो उच्चारण, जो लेखन शैली का वो प्रयोग करता है, यदि उससे संबंधित कुछ बाधाएं उत्पन्न हो, जैसे उच्चारण संबंधी हो, त्रुटिपूर्ण वाक्य हो, कई वाक्यों के कई अर्थ निकलते हों, तो ये क्या करेगी? ये इस प्रकार की अर्थबोध बाधाएं मानी जाएंगी। ठीक है, जैसे अस्पष्ट रूप से व्यक्त संदेश। कभी कभी शब्दकोश की कमी के कारण प्रबंधक गलत शब्दों का प्रयोग कर लेता है और आवश्यक शब्दों को भूल जा सकता है। इसके कारण क्या होता है? प्रबंधक अपने अधीनस्थों को समान अर्थ में संदेश देने में असफल हो जाता है। कभी कभी लिखने में या बोलने में गलत तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है और जो समझने वाला होता है वो इसके अर्थ भी गलत निकाल लेता है। इसे अस्पष्ट रूप से व्यक्त संदेश कहते हैं। ठीक, गलत शब्दों का अगर प्रयोग कर लिया जाए तो। इसके अलावा विभिन्न अर्थों के साथ संकेत देना, जैसे कि मान लो प्राइज, आप बोल रहे हैं प्राइस, प्राइस के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्राइस हो गया मूल्य वाला और एक प्राइस हो गया किसका? इनाम वाला, और एक मूल्य वाला। एक तो हो गया किसी वस्तु का मूल्य और एक हो गया इनाम वाला। तो अब यहाँ पर क्या है, कौन सा प्राइस यूज किया गया, तो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रिंसिपल, बोलने में तो एक जैसा लग रहा है, उच्चारण तो एक जैसा हो रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक होता है प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत और एक प्रिंसिपल का मतलब हो गया प्रधान अध्यापक। तो कहीं ना कहीं दोनों की अलग है। जैसे राइट, राइट दो वर्ड, राइट का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण तो हो रहा है, राइट एक सही होता है और राइट का मतलब हो गया लिखना। तो ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं, जब हम उसको बोलते हैं तो अर्थ जो होता है वो गलत अर्थ कभी कभी रिसीवर निकाल लेते हैं, तो भी संप्रेषण संबंधी बाधा, अर्थबोध संबंधी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो विभिन्न अर्थों के साथ विभिन्न संकेत हो जाते हैं। इसके बाद देखो बेटा, त्रुटिपूर्ण अनुवाद। यदि अनुवाद कर रहे हैं आप, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो गलत अर्थ अगर आपने निकाल दिया अनुवाद करते समय, तो फिर संप्रेषण क्या होगा? प्रभावित होगा। कि कभी कभी श्रमिक उस भाषा में समझ ही नहीं पाते जिसे प्रबंधक द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए श्रमिक इसका अनुवाद करवाते समय या करते समय गलत समझ लेते हैं और वह अनुवाद करने में गलती कर सकता है। गलत अनुवाद के कारण गलत संदेश का हस्तांतरण हो सकता है। अस्पष्ट मान्यताएं इसमें आता है कि कभी कभी श्रमिक मान्यताओं का गलत अनुमान लगा सकता है। उदाहरण के लिए अधिकारी अधीनस्थ को वस्तुओं की देखभाल के लिए निर्देश दे सकता है। उसका अर्थ यह हो सकता है कि वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखना। अस्पष्ट मान्यताएं, कभी कभी जो श्रमिक, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना। वो सोच रहे होते हैं कि इसका ये जो शब्द बोला गया, ये जो सूचना दी गई है, ये जो है उसका अर्थ ये निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि आज व्हाइट कॉलर्स वालों की मीटिंग होगी। अब व्हाइट कॉलर का मतलब होता है कि जो टॉप लेवल के अधिकारीगण होंगे उनके साथ मीटिंग होनी है, और लोगों ने क्या समझ लिया कि व्हाइट रंग की शर्ट पहन करके आना है जिसका व्हाइट कॉलर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अस्पष्ट मान्यताएं जब अधीनस्थ या जिनसे हम संप्रेषण कर रहे हैं वो व्यक्ति कुछ पहले से ही धारणा बना करके चल देते हैं। जैसे वस्तुओं की देखभाल के लिए निर्देश दिया किसी प्रबंधक ने अधीनस्थ को, तो उसका अर्थ यह हो सकता है कि वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखना है, जबकि श्रमिक ने क्या इसका अनुमान लगा लिया कि वस्तुओं को सुरक्षित रखना है। गुणवत्ता भूल गया, क्वालिटी भूल गया और सुरक्षा पर उसका ज्यादा फोकस हो गया। तकनीकी भाषा या वचन, टेक्निकल jargon का प्रयोग करना। जैसे कुछ शब्द हैं जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं,
डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सारे शब्द क्या है, कॉमर्स, बेड डेट्स, ये कॉमर्स का विद्यार्थी समझ सकता है। साइंस या आर्ट्स के बच्चों के साथ अगर ये शब्द लोगे बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं समझ पाएंगे, या साधारण व्यक्ति को अगर ये शब्दों का प्रयोग करके कोई बात बताओगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो तकनीकी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए उस ग्रुप में, उस समूह में जहां तकनीकी लोग ना हो। तो अधीनस्थों को व्याख्या करते समय कई विशेषज्ञ तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें श्रमिक समझ ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए वित्त प्रबंधक घोषणा करता है कि एबिट ₹20 करोड़ है। अब एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि ब्याज और कर के पहले की आय। एक प्रबंधक घोषणा करता है कि आज उच्च वर्गीय व्हाइट कॉलर लोगों की मीटिंग है, जैसे मैंने बोला, तो यहां पर अर्थ कहीं और निकल गया। शारीरिक भाषा और सांकेतिक संदेश वाचन, इसमें भी है बेटा, मौखिक संप्रेषण के साथ संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण साधन माध्यम बोलने वाले व्यक्ति की शारीरिक भाषा और उसके द्वारा दिखाए गए संकेत होते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि आज ऊपर की तरफ मैंने कोई सामान रख दिया है, जाके के ऊपर की तरफ सामान रख दिया। अब यहाँ पर तो ठीक है, संकेत सही है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर कोई कर्मचारी कह रहा है कि नीचे चले जाओ, नीचे 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 जाओ, नीचे नीचे, अब यहाँ पर क्या मतलब हो गया, हम इशारा कर रहे हैं ऊपर की तरफ और बोल रहे हैं नीचे की तरफ। तो कोई जिससे हम ये संकेत दे रहे हैं वो क्या समझेगा कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। अब दूसरे जो बाधा होती है, अर्थबोध संबंधी बाधाओं के बाद जो दूसरी बाधा का प्रकार है वो है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें समय से पूर्व मूल्यांकन कर लेना, बात अभी कंप्लीट हुई नहीं थी, अभी मैनेजर या प्रबंधक कह ही रहे थे, तब तक श्रमिक ने, मजदूर ने समझ लिया कि इसके आगे तो ये शब्द होगा, ये बात होगी। तो समय से पूर्व ही मूल्यांकन कर लेने से ये बाधाएं आती हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बाधा है। ध्यान की कमी, बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कहीं कुछ और समझ रहे हो कुछ और, ध्यान कहीं और लगा हुआ है, घर की बातों में लगा हुआ है कि आज क्रिकेट मैच है वो जाकर के देखना है, तो जो अकाउंट्स में पढ़ाया गया था वो तो याद नहीं रहेगा। तो ध्यान की कमी के कारण। इसके अलावा प्रेषण और कमजोर ठहराव, कभी कभी हम लोग चीजें जस्ट बोली गई हैं और तुरंत भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, माइंड में मेमोरी लॉस हो जाता है, तो भी ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। इसके अलावा अविश्वास, जिससे संप्रेषण हो रहा है या जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति, विश्वास आपका उस व्यक्ति में नहीं है तो वो जो भी बात कह रहा है आप उसको नहीं मानोगे। तो अविश्वास की भावना एक मनोवैज्ञानिक बाधा होती है। अब संगठनात्मक बाधाएं क्या होती हैं बेटा, ये संगठनात्मक नीति या पॉलिसी बनाया है कोई, यदि संगठनात्मक नीति सूचना के मुक्त प्रवाह का अनुमोदन नहीं करती है, मतलब फ्री तरीके से अगर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट रिजिड तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्तर को फॉलो करके अगर कम्युनिकेशन करना है तो ये फिर बात करने में बाधा उत्पन्न कर देती है। ठीक है। इसके बाद नियम और अधिनियम, कोई कठोर रूल है, कोई कठोर नियम है तो भी व्यक्ति अपनी बातों को नहीं बताना चाहेगा। ठीक, सख्त नियम अधिनियम भी बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि नियमों के पालन से लाल फीता शाही कार्य में देरी और सूचना के प्रवाह में देरी हो सकती है। स्तरीय अंतर, हम लोग अक्सर क्या है, अपने से समान लेवल के स्तर के लोगों से तो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अपने से जो अधिकारीगण हैं उनसे बात करने में डर लगता है, या उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, या उनको थोड़ा बहुत उनसे हटना चाहते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि एक उच्च स्तर का जो प्रबंधक होता है वो निम्न स्तर के जो भी लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके सुझाव को नहीं सुनता है, या उनके सुझावों पर उतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता है। तो ये स्तरीय स्तर पर बाधाएं हैं। जटिल संगठन, यदि संगठन बहुत ज्यादा विभागीकरण और बहुत सारे स्तरों से होकर के एक बड़ा संगठन है, तब भी वहां पर क्या होता है, वहां पर
कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि जब सूचना विभिन्न स्तरों से गुजरती है, तब विभिन्न स्तरों पर सूचना की छँटाई हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रतिपुष्टि देते समय अधीनस्थ अपने सभी नकारात्मक पहलुओं को हटा देता है और केवल सकारात्मक पक्ष ही बताता है। ठीक, कोई भी एम्प्लॉयी अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो अपनी गलतियाँ तो नहीं बताएगा वहाँ पर। तो इस प्रकार से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुप जाती हैं। संगठनात्मक सुविधाएं, मान लीजिए कि कोई ऐसा लेटर बॉक्स, कोई सजेशन बॉक्स, कोई कंप्लेंट बॉक्स, इस प्रकार का अगर बॉक्स का निर्माण नहीं है किसी संगठन में, तो व्यक्ति अपनी शिकायत, अपनी सुझाव, अपनी चीजें, अपनी बातें ओपनली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि संगठनात्मक सुविधाएं का अभाव होता है तो भी संप्रेषण व्यक्ति या कर्मचारी नहीं कर पाते हैं। व्यक्तिगत बाधाएं, ये चौथी लेवल की बाधाएं होती हैं। संगठनात्मक बाधाओं के बाद कुछ व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं जो कि व्यक्ति विशेष से संबंधित होती हैं। जैसे अधिकारी का अपने अधीनस्थों में विश्वास की कमी। कोई अधिकारी जो है वो अधीनस्थ में विश्वास ही नहीं करता, तो अधीनस्थ जब भी कोई भी बात बोलेगा, अधिकारी उसके सुझाव, उसके परामर्श को सुनेगा ही नहीं। प्रेरणाओं की कमी, यदि किसी व्यक्ति से बात की जा रही है, कोई अधीनस्थ है और उसने अगर कोई सुझाव दिया और उसके सुझाव पर कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, तो दोबारा बाद में वो व्यक्ति कोई सुझाव नहीं देना चाहेगा। ठीक है, तो यदि किसी अच्छे सुझाव को देने के बाद भी पुरस्कार न दिया जाए तो कर्मचारी अच्छे सुझाव आगे नहीं देते हैं। इसके बाद प्राधिकार का डर, यानी अधिकार का डर। कभी कभी अधिकारी सूचना को छिपा देते हैं यदि उन्हें अधीनस्थ को खोने का डर होता है ना। कभी कभी अधिकारी या जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं छुपा ले जाते हैं, कर्मचारियों तक नहीं डिस्कस करते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बताने के बाद हो सकता है कि कर्मचारी उनको उतना वैल्यू ना दें आगे। संचारित करने की अनिच्छा, कभी कभी बात करने का मन ही नहीं करता है ना। कभी कभी संप्रेषण करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो जब इस तरह की व्यक्तिगत प्रॉब्लम आए, कोई व्यक्ति बात ही नहीं करना चाह रहा हो किसी मुख्य व्यक्ति से या किसी विशिष्ट व्यक्ति से, तो फिर संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है। तो संचारित करने की अनिच्छा की वजह से भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और ये व्यक्तिगत बाधा के अंदर आएगा। तो ये कई सारी बाधाएं हमने यहाँ पर देखी बेटा कि पूरे कम्युनिकेशन में ये बाधाएं क्या क्या हैं। तो ये था आपका निर्देशन का अध्याय। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि निर्देशन का जो अध्याय है, चैप्टर है, वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे बन करके आते हैं बोर्ड में।